अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री के सेकंड लास्ट टॉपिक 1.4 को पढ़ेंगे, जिसका नाम लिखा हुआ है कॉन्फिडेंस एंड अनसर्टेनिटी इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, like other sciences, involves both confidence and uncertainty. When analyzing experimental results, scientists use tools to measure how precise or reliable their data is. अब इसका मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस का मतलब एतमाद, अनसर्टेनिटी का मतलब गैर यकीनी। मतलब केमिस्ट्री की तरह जिस तरह बाकी साइंसेस में होता है, वैसे ही केमिस्ट्री में भी दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, कॉन्फिडेंस भी और अनसर्टेनिटी भी। जब भी साइंटिस्ट किसी भी एक्सपेरिमेंट को करते हैं, किसी भी चीज़ का तज्जिया करते हैं, तो जो उसके रिजल्ट्स आते हैं उसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं। वो उन रिजल्ट्स को लेकर कॉन्फिडेंस भी होते हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर गैर यकीनी भी मौजूद होती है। अब इस कॉन्फिडेंस को नापने के लिए या फिर इस अनसर्टेनिटी को मेजर करने के लिए साइंटिस्ट डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, और वो टूल्स का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि वो मेजर कर सकें कि उनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कितने सही और कितने काबिल एतमाद हैं। अब अगर इसी के साथ साथ मैं आपको इन दोनों टॉपिक्स की डेफिनेशंस के बारे में गाइड करूँ तो देखें, लिखा हुआ है इन केमिस्ट्री कि केमिस्ट्री में जब भी साइंटिस्ट कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, दे गेट रिजल्ट्स। एक्सपेरिमेंट के नतीजे में उन्हें कोई ना कोई नताइज मिलते हैं। दे वांट टू नो, और फिर वो ये जानना चाहते हैं कि जो उनके रिजल्ट्स आए हैं वो कितने काबिल एतमाद और कितने सही हैं। अब इसमें दो चीज़ें शामिल हैं, कॉन्फिडेंस मतलब एतमाद, यकीनी। कॉन्फिडेंस इज़ हाउ श्योर दे आर अबाउट देयर फाइंडिंग्स। कॉन्फिडेंस ये होता है कि वो अपनी उस खोज को लेकर कितने % श्योर हैं कि उनका ये जो रिज़ल्ट है ये बिल्कुल सही आया है। अनसर्टेनिटी क्या होता है? अनसर्टेनिटी इज़ द पॉसिबिलिटी। अनसर्टेनिटी हमारे पास वो चांसेस होते हैं कि जो उन्होंने मेजरमेंट की है, हो सकता है कि वो बिल्कुल सही ना हो। अब ये हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं, कॉन्फिडेंस की और अनसर्टेनिटी की। फिर हमारे पास इसमें लिखा हुआ है, हमने अभी पढ़ा कि जो केमिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो अपनी मेजरमेंट्स को मेजर करने के लिए टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब उसमें जो फर्स्ट चीज़ आ रही है वो हमारे पास आ रही है कॉन्फिडेंस इंटरवल। अ कॉन्फिडेंस इंटरवल इज़ अ वे टू शो हाउ प्रिसाइज अ मेजरमेंट इज़। कॉन्फिडेंस इंटरवल एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम ये जान सकते हैं कि हमारे पास जो मेजरमेंट आई है वो कितनी सही है। इट गिव्स अ रेंज ऑफ वैल्यूज़। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल में क्या होता है कि हमें रेंज ऑफ वैल्यूज़ दी जाती हैं। मिसाल के तौर पर, अब रेंज किसे कहते हैं? हमारे पास 1 से 5 तक हो गया, हमारे पास 5 से 10 नंबर्स हो गए, ठीक है। जिस तरह हम लोग लिखते हैं ना, 1 से 5 लिख लिया, हम लोगों ने 5 से 10 लिख लिया, तो ये हमारे पास क्या है? रेंज है कि हमारा जो आंसर है वो कहीं ना कहीं इनके दरमियान में ही लाई कर रहा होगा। तो हम लोग कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल एक ऐसा तरीका होता है जो ये शो करता है कि हमारी मेजरमेंट कितनी सही है। इट गिव्स अ रेंज ऑफ वैल्यूज़, वो हमारे पास रेंज ऑफ वैल्यूज़ देता है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट को इस बात का यकीन हो जाता है कि जो उनकी ट्रू वैल्यू है वो इसी रेंज के कहीं ना कहीं दरमियान में लाई कर रही होगी। अब अगर मैं आपको इसी बात को एग्जाम्पल के ज़रिए समझाऊं तो आप लोग देख सकते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल शोज हाउ प्रिसाइज अ मेजरमेंट इज़। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें ये बताता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल शोज हाउ प्रिसाइज अ मेजरमेंट इज़। फॉर एग्जाम्पल, अब कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें ये बताता है कि कोई भी वैल्यू है वो कितनी, हमारे पास किसी भी चीज़ का रिजल्ट कितना सही है। मिसाल के तौर पर, इफ़ अ फार्मासिस्ट मेजर्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, कि अगर हमारे पास एक फार्मासिस्ट है, दवाई साज बनाने वाले हैं, उन्होंने एक सोल्यूशन की मिकदार बताई है कि 0.50 मोलर है, विद अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल 0.48 से लेकर 0.52 मोलर, इट मीन्स दैट दे आर 95% श्योर दैट द ट्रू वैल्यू इज़ विद इन दिस रेंज। अब इस मिसाल का मतलब क्या है? मोलर तब इस्तेमाल करते हैं जब साइंटिस्ट को इस बात का यकीन हो कि जो उनका सोल्यूशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है।
तो वो अपने स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मोलर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब कह रहे हैं कि हमारे पास दवाई साथ बनाने वालों ने एक सोल्यूशन की मिकदार बताई 0.50 मोलर है। अब 0.50 मोलर का उन्होंने एक कॉन्फिडेंस इंटरवल बता दिया है कि ये जो हमारे पास वैल्यू है ये लाई कर रही होगी 0.48 से 0.52 के दरमियान में। और ये बात सही है कि 0.50 जो है वो कहीं ना कहीं इन दोनों के दरमियान में ही लाई कर रही है। तो अब वो इस परसेंटेज, इस इंटरवल रेंज को लेकर साइंटिस्ट 95% श्योर हो चुके हैं कि हमारे पास जो ट्रू वैल्यू है वो कहीं ना कहीं इसके दरमियान में ही लाई कर रही होगी। हो सकता है एक्सपेरिमेंट करते वक्त हमारे पास कभी एक पॉइंट ऊपर आ जाए, एक पॉइंट नीचे आ जाए, तो हम इसको अपने रिजल्ट्स को सही करने के लिए क्या करते हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल का इस्तेमाल कर लेते हैं कि हमारे पास जो भी वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं इसके दरमियान में ही लाई करेगी। अब जितना हमारे पास इस इंटरवल, ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा अगर हम गैप रखेंगे उतनी ही कम हमारे पास लेस प्रिसाइज वैल्यू आएगी। लेकिन अगर इनके दरमियान का जो गैप है, जो फासला है, जो रेंज है, अगर हम कम रखेंगे तो उतना ही ज़्यादा हमारे पास जो है वो प्रिसाइज वैल्यू आएगी। तो यहीं तक था हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। अब हम चलते हैं पी वैल्यूज़ पे। पी वैल्यूज़ हमारे पास क्या कह रहे हैं कि पी वैल्यूज़ हेल्प साइंटिस्ट, कि जो पी वैल्यूज़ होती हैं वो हेल्प करती हैं साइंटिस्ट की चेक इफ़ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आर मीनिंगफुल। पी वैल्यूज़ मदद करती हैं साइंटिस्ट की ये जानने के लिए कि उनके जो रिजल्ट्स आए हैं क्या वो मतलब के बिना पर आए हैं या फिर वो रिजल्ट्स फजूल में ही बाय चांस अक्कर हो गए हैं एज अ रैंडम। अब मिसाल के तौर पर एक केमिस्ट है, उसने टेस्ट किया, ठीक है। टेस्ट में उसने ये बात जानी कि उसने जो न्यू कैटलिस्ट इस्तेमाल किया है वो ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड वन। मतलब कैटलिस्ट का मैं अपने पिछले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि कैटलिस्ट का काम क्या होता है। हम कैटलिस्ट को किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर डालते हैं, कैटलिस्ट उस रिएक्शन की स्पीड को तेज़ करता है और ख़ुद साइड पे हमारे पास एंड में रिलीज हो जाता है। मतलब खुद केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन उस रिएक्शन की स्पीड को तेज़ ज़रूर करता है। तो अब साइंटिस्ट ने ये बात, एक केमिस्ट ने एक टेस्ट किया, उसमें ये नतीजा निकला कि जो नया कैटलिस्ट उसने इस्तेमाल किया है वो ज़्यादा तेज़ काम करता है एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड वन। और फिर इस एक्सपेरिमेंट की जो उन्होंने पी वैल्यू फाइंड की वो आई है 0.01, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही कम है। अब इस कम वैल्यू का मतलब क्या है कि 1% चांसेस हैं कि ये जो रिज़ल्ट हमारे पास निकला है ना ये ऐसे ही रैंडम आ गया हो, और 99% चांसेस हैं कि ये जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है ये क्या है, मीनिंगफुल है, इस रिज़ल्ट का कोई ना कोई मकसद है। तो दिस शोज़ द न्यू कैटलिस्ट इज़ ऑलमोस्ट सर्टेनली बेटर। तो ये हमारे पास ये शो कर रहा है कि जो हमारे पास न्यू रिज़ल्ट्स निकले हैं ये यकीनन बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू दी ओल्ड वन। एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ कि पी वैल्यू का हमारे पास मिसाल में क्या है कि हमने कैटलिस्ट इस्तेमाल किया, ठीक है। हमें पता है कि वो जो न्यू कैटलिस्ट होगा वो ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा एज़ कम्पेयर टू दी ओल्ड वन। अब इसकी जब हमने वैल्यू फाइंड किया एक्सपेरिमेंट की तो हमारे पास आई है 0.01। मतलब इस वैल्यू ने हमें ये बताया है कि हमारे पास 1% चांस है कि ये जो हमने बात बोली है, ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट निकला है 1% चांस है कि ये हमारे पास ऐसे ही रैंडम आ गया है, जबकि 99% जो बाकी के चांसेस हैं वो ये बात शो कर रहे हैं कि जो हमारे पास रिजल्ट निकला है ये क्या है, मीनिंगफुल है, किसी न किसी मकसद के तहत हमारे पास ये रिजल्ट निकला है। तो पी वैल्यू के ज़रिए हम ये पता लगा सकते हैं कि आया हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो मीनिंगफुल है या फिर वो रिज़ल्ट हमारे पास ऐसे ही बाय चांस रैंडम अक्कर हुआ है। अब अगर मैं आप लोग को पी वैल्यू की मज़ीद डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूँ तो लिखा हुआ है पी वैल्यू हेल्प साइंटिस्ट, कि पी वैल्यू हेल्प करती है साइंटिस्ट की फिगर आउट इफ़ द रिजल्ट्स दे सी इन देयर एक्सपेरिमेंट्स आर लाइकली टू बी रियल और जस्ट ड्यू टू रैंडम चांस। कि पी वैल्यू साइंटिस्ट की हेल्प करती है अब इस बात को जानने में कि वो जो उनके रिजल्ट्स आए हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट को लेकर वो रियल हैं, वो मीनिंगफुल हैं या फिर वो ऐसे ही जस्ट एज अ रैंडम चांस हमारे पास अक्कर हुए हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड एरर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसे पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड एरर क्या होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन
हाउ स्प्रेड आउट द इंडिविजुअल ट्राइज आर। अब एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं कि हमारे पास एक डार्ट है, ठीक है। डार्ट हमारे पास एक ऐसे सर्कल सा है, इस पर हम लोगों ने एरो जो है, तीर जो है वो मारते हैं। अब अगर आप लोगों के पास जो तीर हैं, ठीक है, वो सारे तीर अगर हमारे पास, पहले तो हमने ये देखना है स्टैंडर्ड डेविएशन में कि वो तीर किस तरह आ रहे हैं, मतलब क्या हमारे वो सारे एरोज़ एक दूसरे से करीब करीब आए हैं या फिर हमारे वो एरोज़ जो हैं वो दूर दूर आए हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि किस तरह, अगर मैं उस मिसाल के ज़रिए समझाऊं कि किस तरह वो जो हमारे पास ट्राइज हमने एरोज़ को फेंके हैं वो किस तरह स्प्रेड आउट हुए हैं। पहले तो हमने ये देखना है कि क्या वो हमारे पास एक दूसरे के करीब करीब फैले हुए हैं या फिर उनके दरमियान में जो गैप है वो ज़्यादा है। तो ये जो हमारे पास इसमें गैप आ रहा है, ज़्यादा करीब हैं या फिर वो कम करीब हैं एक दूसरे के, इसे कहेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आगे स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, हाउ गुड योर ओवरऑल एवरेज गैस इज लाइकली टू बी। स्मॉल स्टैंडर्ड एरर विच इज़ इक्वल्स टू गुड एवरेज गैस, कि अगर हमारे पास वो एरोस एक दूसरे के ज़्यादा करीब होंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो एरर होगा वो कम होगा। जब हमारे पास एरर कम होगा तो हमारे पास जो एवरेज आएगा उन तमाम एरोस को फेंकने का, वो क्या आएगा, अच्छा आएगा। यहाँ तक बात हो गई कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, कि किस तरह हमारे पास वो जो डार्ट्स हैं वो फैलेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास वो डार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब करीब हम लोग जो फेंक रहे हैं, ठीक है, अगर हमारे पास वो जो एरोज़ हैं वो एक दूसरे के करीब करीब होंगे तो इसका मतलब हमारे पास जो एरर है वो स्मॉल है, और जब एरर स्मॉल होता है तो हमारे पास जो एवरेज गैस होता है वो अच्छा होता है, गुड रिजल्ट आता है। इसी तरह अब अगर मैं आपको बुक की डेफिनेशन से समझाऊँ तो हमारे पास लिखा हुआ है स्टैंडर्ड एरर and standard deviation. These tools measure how much data varies. कि स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन के ज़रिए हम ये मेजर कर सकते हैं कि हमारे पास जो डाटा आया है उसके दरमियान में डिफरेंस कितना आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ केमिस्ट मेजर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस, कि एक केमिस्ट ने मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का फाइंड किया और उसका जो एवरेज निकला है वो कितना आया है, 120 डिग्री सेल्सियस विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर एक मिसाल लेते हैं, सिंपल हमारे पास बर्फ़ है, ठीक है, आइस हमारे पास मेल्ट हो रही है और उनके उसका जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है, पहले हमारे पास आया 0.1, फिर हमारे पास आ गया 0.2 आ गया, हमारे पास -0.2 आ गया, -0.1 आ गया, 0.0 आ गया। अब हमारे पास ये 5 मेल्टिंग पॉइंट्स आए हैं, ठीक है। जब बर्फ़ को हम लोगों ने मेल्ट किया, हमने अलग अलग बार करके देखा, हमारे पास उसके मेल्टिंग पॉइंट्स ये 5 आए हैं। अब इन सब में जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, वो हमारे पास बहुत माइनर सा डिफरेंस आ रहा है। जैसे कि हमें नज़र आ रहा है ना, अगर हम सीक्वेंस वाइज अरेंज करें तो हमारे पास पहले नेगेटिव वैल्यू आएगी -0.2, फिर हमारे पास आएगी -0.1, फिर आएगी 0.0, फिर आएगा 0.1। तो हमारे पास इनके दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, बहुत ही माइनर सा आ रहा है, बहुत ही कम आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमारे पास वो यही कह रहे हैं कि बेशक हमारे पास 120 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट आया है, लेकिन जब हमने बार बार उस चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट फाइंड कर रहे हैं ना, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, मतलब जो हमारे पास गैप आ रहा है उसके मेल्टिंग पॉइंट्स में, वो 0.5 डिग्री सेल्सियस का आ रहा है। अब इस गैप में जो हमारे पास एरर बन रहा है, ठीक है, जो हमारे पास एरर बन रहा है मिसाल के तौर पर वो बहुत ही कम एरर है। अगर हमारे पास 120 डिग्री सेल्सियस है तो हमारे पास 120.5 आ रहा है, हमारे पास 120.10 आ रहा है, मतलब इस हिसाब से हमारे पास जो है वो मेल्टिंग पॉइंट्स आते जा रहे हैं। उसके दरमियान में जो हमारे पास गैप आ रहा है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस का आ रहा है। तो इस हिसाब से ये जो हमारे पास एरर आ रहा है वो हमारे पास बहुत ही कम आ रहा है। जब एरर हमारे पास कम होगा तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे पास एवरेज वैल्यू होगी वो क्या आएगी, बिल्कुल एक्यूरेट आएगी, बिल्कुल सही आएगी। तो स्टैंडर्ड एरर हमारे पास जितना एरर कम होगा उतनी ही एक्यूरेट वैल्यू आएगी, अगर एरर ज़्यादा होगा तो हमारे पास उतनी ही वैल्यू में डिफ़ॉल्ट आएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बेसियन प्रोबेबिलिटी। दिस मेथड अपडेट्स आवर कॉन्फिडेंस इन एन आइडिया बेस्ड ऑन न्यू एविडेंस। कि इस बेसियन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि जो हमारे पास आइडिया होता है उसे अपडेट किया जाता है किसी नए सबूत की बना पर। मिसाल के तौर पर, इफ़ अ केमिस्ट फर्स्ट बिलीव्स देयर इज़ 60% चांस आ रिएक्शन हैपन इन अ सर्टेन वे, कि अगर हमारे पास 60% चांसेस हैं कि ये रिएक्शन इस तरह होगा,
और जब हम इसी रिएक्शन को दोबारा नए डाटा के साथ करते हैं तो हमारे पास जो कॉन्फिडेंस लेवल आता है वो 80% आ जाता है कि 80% चांसेस हो गए हैं। पहले 60% चांसेस थे कि ये रिएक्शन इस तरह होगा, फिर हमने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, हमारे पास चांसेस कितने हो गए, 80% हो गए हैं। तो अब इसी तरह जब हमारे पास चांस ज़्यादा हो जाए तो हम इसे कहते हैं बेसियन प्रोबेबिलिटी। इसकी मिसाल आपको एक और दे सकती हूँ कि हमारे पास जिस तरह अब हम रात को कह रहे हैं कि हमारे पास 60% चांसेस हैं कि कल बारिश होगी, वेदर फोरकास्ट के मुताबिक हम कह रहे हैं कि 60% चांसेस है कि कल बारिश होगी, लेकिन हम सुबह सोकर उठते हैं और देखते हैं कि हमारे पास बादल जो हैं, काले बादल वो छाए हुए हैं। तो हम कहते हैं कि अब 80% चांसेस हो गए हैं कि बारिश आएगी। तो अब हमारे पास जो चांसेस थे, जो कॉन्फिडेंस लेवल था, वो एज़ कम्पेयर टू पहले वाले से हमारे पास बढ़ गया। तो इसको बढ़ने को हम लोग कहते हैं बेसियन प्रोबेबिलिटी। दे आर यूज बाय बेसियन प्रोबेबिलिटी टू अपडेट देयर अंडरस्टैंडिंग्स, कि वो अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए इस प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। इससे नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी टेल्स अस हाउ रिलायबल अ मेजरमेंट इज़, कि ये जो हमारे पास गैर यकीनी होती है ना, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमारे में जो गैर यकीनी होती है कि हमारा हो सकता है कि कोई चीज़ ख़राब हो, हमारी मेजरमेंट जो है वो गलत आई हैं, इसी की वजह से हमें पता चलता है कि हमारी जो मेजरमेंट आई है क्या वो काबिल एतमाद है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इफ़ अ केमिस्ट मेजर्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, के केमिस्ट ने एक सोल्यूशन की मिकदार को नापा और वो आई है 0.250 मोलर, ठीक है, प्लस माइनस 0.005 मोलर, द अनसर्टेनिटी इज़ प्लस माइनस 0.5 मोलर। मतलब क्या है कि उस सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन आई है 0.250। अब इसी के साथ साथ हमें ये भी बता दिया गया है कि हमारे पास इसमें जो अनसर्टेनिटी आ रही है वो 0.005 मोलर की आ रही है। मतलब जो हमारे पास इसका आंसर हमारे पास अभी ये आया है, लेकिन इसका जो आंसर है वो या तो इसके अंदर हम लोग इस वैल्यू को ऐड करेंगे तब आएगा, या फिर हम इसी वैल्यू में से इसे माइनस कर देंगे इस वैल्यू को, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ट्रू वैल्यू होगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, द अनसर्टेनिटी इज प्लस माइनस 0.005 मोलर, मीनिंग द ट्रू वैल्यू इज क्लोज टू, कि जो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर है ना वो क्लोज तो इसी के होगा, ठीक है। या तो हमें इसमें प्लस करना पड़ेगा 0.005, या हम इसमें माइनस करेंगे 0.005, तो हमारे पास जो एक्यूरेट आंसर है वो आ जाएगा। लेकिन ट्रू वैल्यू जो है वो इसी के करीब तरीन ही होगी। या तो इसको ऐड करेंगे या तो इस वैल्यू को इसमें से माइनस करेंगे और हमारे पास जो एक्यूरेट वैल्यू है वो आ जाएगी। अब मैं आपको इनकी डेफिनेशन भी बता दूं। क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी इज जस्ट अ वे ऑफ सेइंग वी मेड अ मेजरमेंट बट इट माइट नॉट बी परफेक्टली एग्जैक्ट। कि इसमें क्या होता है कि हम कोई भी मेजरमेंट बना तो लेते हैं, लेकिन हमें पता है कि वो हमारे पास बिल्कुल सही नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम उसको अंदर एक वैल्यू को मुकर्रर कर लेते हैं कि या तो हम उस वैल्यू को इसके अंदर ऐड करेंगे या हम उस वैल्यू को इसके अंदर से माइनस करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है 1.5, रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। In chemistry, repeatability and reproducibility are important for proving that experimental results are reliable। कि केमिस्ट्री में हमारे पास ज़रूरी है इन दो डेफिनेशंस का होना, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमें ये बात प्रूफ होती है कि जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं क्या वो रिजल्ट्स काबिल एतमाद हैं या नहीं हैं। रिपीटेबिलिटी का अगर हम लोग देखें तो लिखा हुआ है कि दिस मीन्स गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन रिपीटिंग एन एक्सपेरिमेंट अंडर द सेम कंडीशंस। कि जब हम एक एक्सपेरिमेंट को, ठीक है, अगर हम दिस मीन्स गेटिंग द सेम रिजल्ट, कि अगर हम एक एक्सपेरिमेंट है उसे हम बार बार दोहरा रहे हैं और हम उसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वैसा ही आ रहा है, यूजिंग द सेम टूल्स एंड प्रोसीजर। एक एक्सपेरिमेंट है, हम उसे एक ही सेम औजारों से, एक ही प्रोसीजर से बार बार दोहरा रहे हैं और हमारे पास जो रिज़ल्ट है, जो नताइज हैं वो भी बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो हमारे पास वो क्या कहलाएगा, रिपीटेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इफ़ अ केमिस्ट मेजर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस, कि एक केमिस्ट ने मेल्टिंग पॉइंट मेजर किया है एक सब्सटेंस का, उसने बार बार सेवरल टाइम्स किया है सेम लैब में, एक ही लैब में उसने ये किया है और बार बार उसका जो रिजल्ट आया वो सेम आया है, तो इट्स मीन जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारे पास क्या है, रिपीटेबल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। दिस मीन्स गेटिंग द सेम रिजल्ट
even when the experiment is done in different labs with different tools, methods and scientists. कि एक एक्सपेरिमेंट है, अब उसका रिजल्ट तो सेम आ रहा है, लेकिन हमने उसके लिए जो टूल्स हैं वो अपने चेंज कर लिए, हमने लैब्स चेंज कर ली, साइंटिस्ट चेंज कर लिए, मेथड तरीका भी चेंज कर लिया, लेकिन सब कुछ चेंज करने के बाद भी जो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं. तो इसे हम लोग बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इफ़ डिफरेंट केमिस्ट इन डिफरेंट लैब्स मेजर द सेम सब्सटेंस, के डिफरेंट केमिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग लैब्स में एक ही सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट फाइंड किया है और उन सब के रिजल्ट्स क्या आए हैं, सिमिलर आए हैं, मिलते जुलते आए हैं. द एक्सपेरिमेंट इज़ रिप्रोड्यूसिएबल. तो वो जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, हम उसे कहेंगे कि वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है, रिप्रोड्यूसिएबल एक्सपेरिमेंट है. आगे लिखा हुआ है वाई आर दीज इम्पोर्टेंट, कि ये जो 2 हमारे पास डेफिनेशंस बताई गई हैं ये क्यों ज़रूरी हैं. तो लिखा हुआ है रिपीटेबिलिटी शोज दैट द एक्सपेरिमेंट इज़ वेल कंट्रोल्ड एंड कंसिस्टेंट इन वन सेटिंग्स. कि हमारे पास ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हमारे पास हमारे कंट्रोल में है, ये हमारे मुताबिक हुआ है और एक ही सेटिंग में हुआ है. मतलब सेम लैब में सेम साइंटिस्ट ने सेम टूल्स और सेम प्रोसीजर से किया है और इसके बावजूद भी इसका जो रिजल्ट है वो क्या है, सेम आया है. रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होता है, शोज दैट द फाइंडिंग्स आर रिलायबल. ये हमारे पास ये शो करता है कि जो हमने खोज की है वो हमारी काबिल एतमाद है और वो खोज सिर्फ एक लैब या एक मेथड तक एक लैब या फिर एक मेथड तक ही महदूद नहीं है, बल्कि हम जिस मर्ज़ी लैब में कर लें, जिस मर्ज़ी मेथड से कर लें, हमारे पास जो रिज़ल्ट आएंगे वो सिमिलर ही आएंगे. बोथ हेल्प साइंटिस्ट इंश्योर देयर डिस्कवरीज आर एक्यूरेट एंड एक्सेप्टेड बाय अदर. तो ये जो दोनों हमारे पास डेफिनेशंस हैं, ये दोनों डेफिनेशंस साइंटिस्ट की मदद करती हैं कि उनकी जो खोज है वो एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है और दूसरों के लिए भी उनकी ये खोज एक्सेप्टेबल होती है. तो आज हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया है. टॉपिक के साथ साथ चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. मिलते हैं अगले लेक्चर में.